हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सेल के कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में डिस्कस किया था, है ना। आज अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी। ओके, सेल थ्योरी की अगर बात करते हैं तो सेल थ्योरी में आप देखोगे कि सेल थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने मिलकर फॉर्मुलेटेड किया था। One scientist is botanist and another one is geologist. क्लियर है? जो बॉटनिस्ट थे उनका नाम है मैथियस स्लाइडन। क्या नाम है? मैथियस स्लाइडन। ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। क्लियर है? और जो दूसरे साइंटिस्ट है वो है थियोडोर श्वान। ये जो है ये एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट है। तो हमने अभी बताया कि सेल थ्योरी इज फॉर्मुलेटेड बाई two scientists. One is Matthias Leiden and another one is Theodor Schwann. Matthias Leiden is a botanist and Theodor Schwann is a geologist. अब दोनों ने मिलकर इसे प्रपोज किया है, तो फिर वन बाय वन दोनों का हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं। क्लियर है? तो आप यहाँ देखोगे ये जो स्लाइडन साहिब है, ये बॉटनिस्ट है। तो बॉटनिस्ट है तो इन्होंने वेरियस टाइप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स की स्टडी की एंड आफ्टर स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन इन्होंने बताया ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। मीन्स जो भी प्लांट है वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल के बने हुए हैं। क्लियर है? और ये सेल्स आपस में मिलके टिश्यू ऑफ द प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से दिस स्टेटमेंट इज प्रपोज्ड बाय मैथियस स्लाइडन एंड ही इज अ बॉटनिस्ट। तो स्लाइडन साहब का क्या स्टेटमेंट था, फिर से एक बार देख लें। वो एक बॉटनिस्ट थे, उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स की स्टडी की एंड आफ्टर स्टडी और ऑब्जर्वेशन उन्होंने एक स्टेटमेंट प्रपोज किया और उसमें उन्होंने बताया कि ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के बने हुए हैं और ये सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू ऑफ द प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम आते हैं, हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन है? थियोडोर श्वान। थियोडोर श्वान साहब की अगर हम बात करते हैं तो ये एक जियोलॉजिस्ट है और इन्होंने बताया कि जियोलॉजिस्ट है तो इन्होंने एनिमल सेल की स्टडी की। जब इन्होंने एनिमल सेल की स्टडी की तो उसके बाद इन्होंने एक स्टेटमेंट प्रपोज किया। इन्होंने बताया एनिमल सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर। मीन्स जितने भी एनिमल सेल हैं सबके चारों तरफ एक थिन आउटर लेयर प्रेजेंट होता है एंड नाउ दिस लेयर इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उस समय में इन्होंने इस बात को नहीं बताया कि इस लेयर को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, बट आज हम इस लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट इनका बहुत यूनिक है। ये एक जियोलॉजिस्ट है और इनका काम क्या था कि ये एनिमल से, जनरली जो जियोलॉजिस्ट होते हैं उनका डिपार्टमेंट एनिमल से रिलेटेड होता है। लोग सोचते हैं कि ये एनिमल सेल पर स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने प्लांट सेल से रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया। फर्स्ट, इन्होंने बताया कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। क्लियर है? ये एक जियोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने प्लांट सेल के बारे में बताया कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और ये प्लांट सेल का एक यूनिक फीचर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ कंफ्यूजन आ जाएगा अगर लिखा रहा ये स्टेटमेंट कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। दिस स्टेटमेंट इज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट मैथियस स्लाइडन और थियोडोर श्वान। तो हमारा जवाब क्या होगा? अगर हम ध्यान से नहीं देखते हैं तो हम सोचेंगे प्लांट से रिलेटेड है तो बॉटनिस्ट ने बताया होगा, मीन्स मैथियस स्लाइडन, लेकिन नहीं, ये स्टेटमेंट को किसने दिया? थियोडोर श्वान ने। ठीक है, हमने स्लाइडन साहब की एक स्टेटमेंट को पढ़ा और श्वान साहब का दो स्टेटमेंट हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था? एनिमल सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर और सेकंड है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स।
थर्ड स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं यहाँ, तो थर्ड स्टेटमेंट है एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। मीन्स एनिमल और प्लांट जो है ये किसका बना हुआ है, सेल का या फिर सेल के प्रोडक्ट्स का। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हमने बोला कि स्लाइडन साहब ने एक हाइपोथेसिस फाइनली प्रपोज किया और उस हाइपोथेसिस में स्वान साहब ने, दिस हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय स्वान ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया और बताया कि एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। दोनों को इसने यहाँ पे लिया, एनिमल सेल को भी और प्लांट सेल को भी। एक टर्म हमने यहाँ यूज किया हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहने का मतलब है कि ये प्रूव्ड नहीं है, ठीक है ना। अभी इस पे एक्सपेरिमेंट चल ही रहा था, ये कंप्लीटली प्रूफ नहीं हुआ था, इसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है, थ्योरी नहीं कहेंगे। तो ये हो गया एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। तो इस तरह इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स को प्रपोज किया। अब देखिए इन्होंने जो बातें बताई वो सही है, अच्छा है, लेकिन यहाँ पे इनका जो ये हाइपोथेसिस था इसमें सर्टेन मॉडिफिकेशन एक साइंटिस्ट ने किया। उनका नाम है रुडोल्फ वर्चो। इन्होंने 1855 में स्लाइडन एंड स्वान के सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया, ठीक है, और मॉडिफाइड करके इन्होंने बताया कि ठीक है ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, बात तो सही है, लेकिन ये जो नए सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होगा। समझ पाए मेरी बात को। हमने बोला कि वर्चो साहिब ने बताया कि इन्होंने जो हाइपोथेसिस प्रपोज किया वो सही है, लेकिन इस हाइपोथेसिस में, इस थ्योरी में कहीं ये नहीं बताया गया कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, मीन्स न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इस बात को रुडोल्फ वर्चो जो कि एक दूसरे साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि all plants are composed of cells and new cells are formed from pre-existing cell। क्या बोला हमने बोला कि वर्चो साहब ने बताया कि all plant are formed of new cells formed from pre-existing cell। फिर से न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री-एग्जिस्टिंग सेल। ये एक नई बात है जिसे किसने बताया, रुडोल्फ वर्चो ने। सेल थ्योरी को इन्होंने यहाँ पे मॉडिफाइड किया और मॉडिफाइड करके इन्होंने बताया कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। तो इसके लिए इन्होंने बताया न्यू सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और इसी बात को ओमनी सेलुला सेलुला भी बोला जाता है। इस टर्म का मतलब है न्यू सेल्स एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नेट में इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो ओमनी सेलुला ई सेलुला टर्म का मतलब है न्यू सेल्स एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो एक बार हम फिर से देख ले सेल थ्योरी। इनिशियली सेल थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय मैथियस स्लाइडन एंड थियोडोर स्वान, ठीक है। इन्होंने सारी बातें बताई, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि न्यू सेल्स, हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। क्लियर है। तो रुडोल्फ वर्चो ने बताया ओमनी सेलुला ई सेलुला, हो गया। अब हम देखते हैं कि फाइनली अगर सेल थ्योरी को यहाँ पे बताया जाए तो कैसे लिखेंगे हम सेल थ्योरी के लिए। तो आप लोग देख लो जरा सा, यहाँ पे सेल थ्योरी वाज अंडरस्टूड टुडे। आज अगर हम सेल थ्योरी को समझते हैं तो इसे ऐसे समझेंगे,
cell theory was understood today as, फर्स्ट थ्योरी जो इसमें है ये है कि all organisms are composed of cell and the product of cell. All living organisms are composed of cells and product of cells. Composed of cells and product of cells. फर्स्ट थ्योरी. सेकेंड थ्योरी जो इसमें आएगा वो है न्यू सेल्स arises from pre-existing cell. क्या लिखेंगे हम? न्यू all cells arises from pre-existing cell. एक बार फिर से हम देख लें. स्टार्टिंग में सेल थ्योरी को स्लाइडर एंड स्वान साहिब ने प्रपोज किया. दोनों ने अपना अपना यहाँ स्टेटमेंट रखा. फिर स्वान ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया. उसमें इन्होंने बताया एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल. बट ये लोग ये बता नहीं पाए कि ये जो न्यू सेल्स है वो कहाँ से अराइज होते हैं. तो इसके लिए रॉडल्फ वर्च्यू 1855 में उन्होंने बताया कि ऑल न्यू सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. तो बोला जाता है कि सेल थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय रॉडल्फ वर्च्यू. और फाइनली उन्होंने इस तरह से आज हम सेल थ्योरी को इस दो थ्योरी के थ्रू जानते हैं. फर्स्ट, all living organisms are composed of cell and product of cells, and next all cells arises from pre-existing cells. तो ये था हमारा सेल थ्योरी जो कि कंप्लीट हुआ. अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स. मीन्स सेल्स के शेप को, साइज को, इन सब को अब हम यहाँ पे देखते हैं. तो देख लीजिए जरा सा. सेल्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑन डिफरेंट बेसिस. अगर हम साइज के बेसिस पे देखते हैं तो आप देखोगे some cells are smallest in size and some are biggest in size. तो यहाँ आप देखो, अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा का सेल. किसका है? माइकोप्लाज्मा का सेल. ये जो सेल होता है माइकोप्लाज्मा का, ये 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है. 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ किसमें प्रेजेंट होगा? माइकोप्लाज्मा में. अब क्वेश्चन आता है कि ये माइकोप्लाज्मा क्या है. तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि R.H. Whittaker क्लासिफाइड लिविंग वर्ल्ड इनटू 5 किंगडम: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. सो माइकोप्लाज्मा इज द मेंबर ऑफ मोनेरा, किंगडम मोनेरा. अब इस माइकोप्लाज्मा का ही एक एग्जाम्पल होता है PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PPLO? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. अगर इसकी बात करते हैं तो ये होता है 0.1 माइक्रोमीटर इन लेंथ. इज अ टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा. तो इस तरह से हमने देखा कि स्मॉलेस्ट सेल क्या है. स्मॉलेस्ट सेल का एग्जांपल होगा माइकोप्लाज्मा एंड PPLO, जिसका लेंथ है 0.3 माइक्रोमीटर. अगर हम एक बैक्टीरिया के सेल की बात करते हैं तो वो जो होता है उसका साइज है 3 to 5 माइक्रोमीटर. और हमें पता है कि बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, उसे हम नेक्ड आई से
नहीं देख पाते हैं। एंड माइकोप्लाज्मा जो है वो इस बैक्टीरिया से भी छोटा है। बैक्टीरिया की अगर साइज देख लें तो 3 to 5 माइक्रोमीटर है, बट अगर माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं तो 0.3 माइक्रोमीटर इन साइज एंड पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर इन साइज। तो स्मॉलेस्ट सेल क्या होगा? माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। अब अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट सेल की, लार्जेस्ट सेल जो है ये है ऑस्ट्रिच एग। मीन्स ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सिंगल सेल का बना होता है और वो एग काफी बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा जो सेल है ये किसका सेल है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच। इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। अब हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट सेल की। हमने स्मॉलेस्ट सेल देख लिया, लार्जेस्ट सेल देख लिया, अब नेक्स्ट क्या है हमारा? लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्गेस्ट सेल का एग्जांपल है नर्व सेल। क्या है? नर्व सेल, जिसे न्यूरॉन बोलते हैं। सो यहाँ साइज के बेसिस पे हमने सेल को क्लासिफाइड किया, स्मॉलेस्ट सेल में, लार्जेस्ट सेल में एंड लॉन्गेस्ट सेल में। ठीक है, अब नेक्स्ट बेसिस है सेल का, सेल की क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो सेल जो है ये डिफरेंट शेप को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? अगर हम शेप ऑफ सेल की बात करते हैं तो सम सेल्स आर क्यूबॉइडल इन नेचर। कुछ सेल्स जो होते हैं ये क्यूब्ड शेप होते हैं। सम आर डिस्क लाइक। कुछ सेल जो होते हैं ये डिस्क लाइक होते हैं। सम आर इरेगुलर, इसका कोई शेप ही नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से सेल्स जो होते हैं इनके डिफरेंट शेप होते हैं। सम आर पॉलीगोनल, सम आर कॉल्यूमिनर। सो सेल्स आर डिफरेंट शेप्स के ये होते हैं ये सेल्स। तो यहाँ था ऑन द बेसिस ऑफ शेप सेल जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ होंगे। अब अगर हमने साइज की बात कर ली, शेप की बात कर ली, तो इस तरह से जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन था सेल से रिलेटेड वो हमने कंप्लीट कर लिया है ना। हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ सेल, फिर हमने सेल के डिस्कवरी की बात की। तो डिस्कवरी में हमने बताया कि फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन कॉर्क ऑफ प्लांट सेल। ठीक है, इन कॉर्क और सेल ऑफ प्लांट। नेक्स्ट जो लिविंग सेल है, फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने की। और फिर हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन साहब ने की। फिर डिस्कवरी के बाद हमने यहाँ सेल थ्योरी को डिस्कस किया और देन यहाँ हमने साइज एंड शेप ऑफ सेल की बात की। अब हम जरा यहाँ देख लेते हैं, जब हमारा ये सारा का सारा बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल पढ़ा था, है ना। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल हमारा क्लियर है, क्लियर है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमारा जो यहाँ पे अब हम आगे जो पढ़ेंगे वहाँ अब हम स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट ऑफ सेल। तो अगर कंपोनेंट्स ऑफ सेल की बात करते हैं तो हमने पढ़ाया द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेल इज नोन एज सेल बाउंड्री, सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्म एंड थर्ड इज न्यूक्लियस। तो यहाँ हम सबसे पहले वन बाय वन सारे कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या है? सेल बाउंड्रीज। तो फर्स्टली सेल बाउंड्रीज में आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। क्लियर है? तो अब हमारा यहाँ स्टार्ट होता है सेल बाउंड्री। सेल बाउंड्री फिर से हम एक बार देख लें। सेल बाउंड्री ऑफ द सेल इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ। सेल बाउंड्रीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ। कौन कौन से? सेल मेम्ब्रेन, नेक्स्ट वन इज सेल वॉल एंड लास्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स और सेल कोट। ग्लाइकोकैलिक्स और सेल कोट की स्टडी हम बैक्टीरिया में, मोनेरा में करेंगे। यहाँ हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल की। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज वन ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सेल।
सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन is also known as biomembrane, यूनिट मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बहुत सारे इनके नाम से जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के लिए हम सीख लें कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक लिविंग बाउंड्री है। इट इज अ टाइप ऑफ सेल बाउंड्री एंड दिस सेल बाउंड्री इज लिविंग इन नेचर। ये कैसा होगा? लिविंग इन नेचर होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने बोला कि सेल बाउंड्री, सेल मेम्ब्रेन इज अ टाइप ऑफ सेल बाउंड्री एंड दिस सेल बाउंड्री इज लिविंग इन नेचर। अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं तो वो डेड होगा, ठीक है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसा है? लिविंग इन नेचर है। अब हम अगर बात कर लें कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कहाँ प्रेजेंट होगा, तो दिस बाउंड्री इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स। ये सारे के सारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। क्या? सो दिस सेल बाउंड्री मीन्स दिस सेल मेम्ब्रेन पोजेस लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिस सेल बाउंड्री इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इज वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। मतलब अलग अलग सेल में इस प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो है वो वैरी करेगा। क्लियर है? अब हम यहाँ देख लें ये जो सेल बाउंड्री है में सेल मेम्ब्रेन है, हमने बताया कि ये किसका बना हुआ है? लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का। डिफरेंट सेल में इस लिपिड और प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या करेगा? वैरी करेगा। तो अगर हम ह्यूमन आरबीसी की बात कर लेते हैं तो ह्यूमन आरबीसी में हम देखते हैं कि ये जो लिपिड है, फिर लिपिड, प्रोटीन, किसका बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन? लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का, है ना। तो आरबीसी में लिपिड जो है वो 40% होता है। कितना होता है? 40%। और प्रोटीन होगा 58% टू 59%। रेस्ट कितना बच गया? 1 to 2%। 58 to 59 आप कर लो, 58 to 59%। रेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है 1 to 2%। मीन्स cell membrane is composed of lipid, protein and carbohydrate. In human RBC, the ratio of lipid, protein and carbohydrate is represent here. Lipid is present 40%, protein is 58 to 59% and carbohydrate 1 to 2%. This ratio vary from cell to cell. means different cell में इसका ratio क्या करेगा? vary करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड हम देखते हैं कि ये है, इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन इज अ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर एंड the structure of cell membrane in prokaryotic cell and in eukaryotic cell is similar. क्लियर है? मीन्स अगर ये सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल का है एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, सो दोनों का सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा। स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि अगर यूकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का बना है तो प्रोकैरियोटिक सेल का भी ऐसा ही होगा, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट का ही बना होगा। मिस सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में कोई वेरिएशन नहीं आता है, इस वजह से इसे क्या बोला गया है? यूनिवर्सल स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरली यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक cell is similar.
अगर हम स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन इज सिमिलर, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन को अगर हम देख लें तो कैसा होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, तो हमने बोला सेल मेम्ब्रेन कैसा मेम्ब्रेन है, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है, और इस मेम्ब्रेन को क्या होगा, स्ट्रक्चरली ये मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कैसा होगा, सिमिलर होगा। तो फिर से बेसिक बात हम डिस्कस कर ले, सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज बायो मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, तो डिफरेंट नेम है इसके, ध्यान में रखने हैं। ये जो है ये बना होता है लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, सेल टू सेल ये रेशियो वैरी करता है। नेक्स्ट है ये एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, मिस यूनिवर्सल स्ट्रक्चर कहने का मतलब है प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ सेल एंड इट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चरली यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन इज सिमिलर। दोनों का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या होगा, सिमिलर होगा। क्लियर है। अब अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हाँ और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इससे रिलेटेड, हम यहाँ देख लें। सेल मेम्ब्रेन के अगर नेचर की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स को शो करता है। फर्स्ट, सेल मेम्ब्रेन जो होगा वो सेमी परमिएबल एंड सेलेक्टिव परमिएबल, ये दोनों ही नेचर का होगा, सेमी परमिएबल एंड सेलेक्टिव परमिएबल। अब हम समझ लें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेमी परमिएबल एंड सेलेक्टिव परमिएबल, क्योंकि कहीं कहीं आप देखोगे तो लिखा रहेगा सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल इन नेचर, कहीं लिखा रहेगा सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। तो जरा सा हम समझ लें कि सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम सेमी परमिएबल की बात करते हैं तो इसमें दो टर्म आता है, वन इज सेमी, सेमी मीन्स हाफ, एंड परमिएबल टर्म आया है परमिट से, मीन्स परमिशन, मीन्स इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने का पूरा परमिशन नहीं है, क्या है, पार्शियल परमिशन है। ठीक है, मतलब ये मेम्ब्रेन सारे के सारे मॉलिक्यूल को क्रॉस करने के का परमिशन नहीं देते, सबको परमिट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझो, मान लो ये है सेल मेम्ब्रेन, और इस सेल मेम्ब्रेन में आप देख रहे हो जगह जगह पे कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल है, सम स्मॉल मॉलिक्यूल्स, सम लार्ज मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो मान लो जो स्मॉल मॉलिक्यूल है वो इस मेम्ब्रेन को डायरेक्टली क्रॉस कर गया, लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो तो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए ये मेम्ब्रेन कैसा हो गया, सेमी परमिएबल। ठीक है, एक ये हो गया, मिस कुछ मॉलिक्यूल जो इस साइज के हैं वो इस पोर्स के थ्रू निकल जाएंगे, लेकिन जो मॉलिक्यूल यहाँ से मान लो ये छोटे मॉलिक्यूल्स थे तो क्रॉस कर गए, जो उससे बड़ा है वो इस पोर्स से निकल गया, लेकिन उस पोर्स से भी जिसका साइज बड़ा है वो तो क्रॉस नहीं कर पाया, तो इस वजह से ये सेमी परमिएबल इन नेचर हो गया। बट इसे सेलेक्टिवली परमिएबल भी बोला जाता है। सेलेक्टिवली परमिएबल कहने का मतलब है कि कोई भी मॉलिक्यूल हो, सेल में उसके अकॉर्डिंग एडेप्टेशन होगा और मॉलिक्यूल सेल को क्रॉस करके, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाएगा। जैसे ये बिग मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे सेल जो है ये खुद को बेंड कर लिया सेल मेम्ब्रेन, और इसके थ्रू ये मॉलिक्यूल्स की एंट्री हो गई इनसाइड द साइटोप्लाज्म। मीन्स ये सेलेक्टेड, कोई छोटा भी मॉलिक्यूल है लेकिन अगर उसके सेल मेम्ब्रेन के नेचर का नहीं है तो वो उसे परमिट नहीं करेगा। मेरी बात को समझ पा रहे, बिग मॉलिक्यूल भी है तो सेल में मॉडिफिकेशन होगा और सेल मॉडिफाइड होके उसको अंदर जाने का परमिशन देता है। तो इस वजह से बोला जाता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो अपना शेप चेंज भी करता है। क्लियर है। तो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन का फर्स्ट फीचर क्या है, इट इज सेमी परमिएबल एज वेल एज सेलेक्टिव परमिएबल। अगर हम देखते हैं इस तरह से सेल मेम्ब्रेन को एक्सट्रैक्ट करके सेल से, तो वो सेमी परमिएबल नेचर का दिखता है, और जब सेल में वो फंक्शनल होता है, क्योंकि आप सोच के देखो कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी मटेरियल है, उसको अगर सेल के अंदर जाना है, एनिमल सेल है तो सेल बाउंड्री को क्रॉस करना होगा, है ना।
तो जिस वो मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग अगर वो उसके लिए सुटेबल है तो वो क्या करता है, अपने आप को मॉडिफाइड करता है और उसको परमिट करता है। तो ड्यू टू दिस रीजन जब ये फंक्शनल होगा सेल के फॉर्म में तो ये क्या करेगा, सेलेक्टिवली परमिएबल होगा, और अगर एक मेम्ब्रेन के फॉर्म में देखते हैं तो ये कैसा होगा, सेमी परमिएबल इन नेचर होगा। ठीक है, सेकंड कैरेक्टर अगर हम इसका देख लेते हैं यहाँ पे, तो आप सेकंड कैरेक्टर देखोगे कि इस फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का रेशियो जो है वो वेरिएबल होता है। रेशियो ऑफ फॉस्फोलिपिड, लिपिड का ही एक फॉर्म है फॉस्फोलिपिड, मतलब लिपिड में फॉस्फेट ग्रुप ऐसा बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन होता है, ये कंजुगेटेड लिपिड है, तो इनके वजह से ये क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड कहलाया। एंड रेशियो ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन इज वेरिएबल। थर्ड क्या है, तो ये एक डायनेमिक नेचर शो करता है क्या, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की एबिलिटी होती है। ये जो सेल है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की एबिलिटी होती है, ये इसका डायनेमिक नेचर है, किसका, सेल का। तो इस तरह से हमने डिफरेंट नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि ये सब जो हमने यहाँ पढ़ा इसको डिफरेंट मॉडल के थ्रू बताया गया। ऐसा नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन के नेचर को हम खुद से समझ लिए, डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके नेचर के बारे में यहाँ बताया और उससे हमें मॉडल्स के थ्रू पढ़ने हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे मॉडल पढ़ने हैं, लेकिन अब जो हमारा सिलेबस कुछ कॉम्पैक्ट हो गया है, यहाँ जो हमें पढ़ना है, यहाँ हम 3 मॉडल्स डिस्कस करेंगे। क्लियर है? फर्स्ट मॉडल है सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड सैंडविच मॉडल। यस, सैंडविच मॉडल, और इसी को हम बोलते हैं ट्राई लैमिलर मॉडल। इस मॉडल को प्रपोज किया था डेविसन एंड डैनली ने। डेविसन एंड डैनली नाम के 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस मॉडल को प्रपोज किया। आप सही देख रहे हो, सैंडविच, जो सैंडविच हम खाते हैं, सैंडविच आप खाते हो तो आप देखते हो कि इसमें 2 स्लाइस ब्रेड का होता है और इसके बीच में स्टफिंग होती है, चाहे जैम आप डालो या कुछ भी डालो, और इस तरह से सैंडविच बनता है। कितना लेयर हो गया, टोटल 3। 2 आउटर लेयर क्या हो गए, ब्रेड, और बीच में हमने जैम लगाया या जो बटर। तो इस तरह से ऐसा ही कुछ यहाँ, और ट्राई लैमिलर, ट्राई मीन्स 3 और लैमिलर मीन्स यहाँ पे लेयर है। तो क्यों इस मॉडल को सैंडविच मॉडल या फिर ट्राई लैमिलर मॉडल बोला गया? तो इस मॉडल में बताया गया कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये बना होता है फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन का, और इस फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की अगर बात करें तो सबसे पहले 1 बाय 1 हम दोनों के बारे में डिस्कस कर लें। बोथ लिपिड एंड प्रोटीन इज अ टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। क्लियर है? तो अगर फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये जो फॉस्फोलिपिड होता है इसमें दिस पार्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड इज नोन एज हेड एंड दिस पार्ट इज नोन एज टेल। ठीक है? दिस हेड पार्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड is hydrophilic in nature and tail part is hydrophobic in nature. अब यहाँ 2 टर्म है। सबसे पहले फॉस्फोलिपिड इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट, one is head and another part is known as tail। ठीक है? तो हेड पार्ट जो है वो कैसा है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर का है, और टेल पार्ट कैसा है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर का है। हाइड्रो टर्म का मतलब होता है वाटर, एंड फिलस मीन्स होता है टू लव मीन्स ये वाटर लविंग होगा, एंड हाइड्रोफोबिक टर्म का मतलब होता है वाटर हिटिंग या वाटर फियरिंग। फोबिया मीन्स क्या होता है, फियर, तो वाटर हिटिंग। हमेशा टर्म पे फोकस करो, बार बार टर्म रिपीट होते हैं, टर्म को तोड़ के पढ़ना सीखो। दिस हाइड्रोफिलिक टर्म कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म, one is hydro and another is philus।
हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स टू लव, मीन्स वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर hating. So the head part of phospholipid is hydrophilic in nature and the tail part of phospholipid is hydrophobic in nature. Concept clear है? ये dual nature show कर रहा है. Due to this reason this molecule is called amphipathic molecule. Amphi term का मतलब होता है dual. Amphipathic molecule. This phospholipid is amphipathic in nature. Clear है concept? अब हम यहाँ पे देख ले कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा. तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो आप देखोगे कि इसमें बताया गया है, आप यहाँ देख लो, इसमें बताया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ बाइलेयर्ड लिपिड. मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड के 2 लेयर होते हैं, ठीक है, और इसी में ये जो बाइलेयर्ड लिपिड है ये सराउंडेड होता है किससे, तो प्रोटीन से. दिस बाइलेयर्ड लिपिड इज सराउंडेड बाय प्रोटीन. ये क्या है, प्रोटीन, ये भी है प्रोटीन. मीन्स दोनों तरफ से प्रोटीन प्रेजेंट होता है और बीच में लिपिड एम्बेडेड होते हैं. लिपिड के कितने लेयर हैं, 2. ड्यू टू दिस रीजन फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, दिस इज कॉल्ड बाइलेयर्ड लिपिड. कैसा लिपिड है, बाइलेयर्ड लिपिड. क्लियर है. And the outer part is called what, protein. So plasma membrane is composed of protein and phospholipid. ऐसा सैंडविच मॉडल में डैनली एंड डैफ्सन ने बताया. अब आप देखो यहाँ पे बोला गया कि this is the head part of phospholipid and this part is known as tail part, है ना. तो ये जो head part है phospholipid का वो प्रोटीन के साथ अटैच्ड है. आप देख रहे हो ना. तो यहाँ जो अटैचमेंट हो रहा है एक बॉन्ड के थ्रू हो रहा है. इस बॉन्ड का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड. मीन्स हेड पार्ट ऑफ लिपिड इज बाइंडेड विथ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड. ये सब क्वेश्चन होते हैं. और अगर लिपिड का बात करो तो लिपिड का टेल पार्ट एक दूसरे की तरफ बेंड कर रहा है ना. तो इन दोनों लिपिड का, अगर दोनों लिपिड आपस में कैसे मिलते हैं पूछा जाए तो लिपिड का टेल पार्ट आपस में मिलता है. तो यहाँ जो फोर्स होगा, यहाँ जो अट्रैक्शन हो रहा है जिसके थ्रू, तो ये अट्रैक्शन हो रहा है वांडर वॉल फोर्स के थ्रू. मीन्स यहाँ लिपिड के, दोनों लिपिड के जो लेयर है आपस में वांडर वॉल फोर्स के थ्रू अटैच्ड है. And the lipid is attached with protein with the help of hydrogen bond और ionic bond. फिर से देख लो, हमने पढ़ा कि the first model, यहाँ जो हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड फर्स्ट मॉडल जो यहाँ आया वो है सैंडविच मॉडल और ट्राइलैमेलर मॉडल. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है कि इस मॉडल को प्रपोज किसने किया, डैवसन एंड डैनली, 2 साइंटिस्ट ने मिलकर इस मॉडल को प्रपोज किया. इन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन. ओके, फिर हमने देखा कि फॉस्फोलिपिड इज अ एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल. व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल? तो बोला गया कि देयर हेड पार्ट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर एंड टेल पार्ट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर. Means this phospholipid molecule show dual nature. Due to this reason it is called amphipathic molecule. फिर अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग, डैनली एंड डैफ्सन के अकॉर्डिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड जो होता है वो बाइलेयर्ड होता है ना. और ये बाइलेयर्ड लिपिड जो है वो सराउंडेड होते हैं प्रोटीन से. मतलब अगर इसका अरेंजमेंट करते हो तो इस तरह दिखेगा, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन. ठीक है, PLLP मीन्स प्रोटीन लिपिड लिपिड और प्रोटीन. क्लियर है.
तो यहाँ पे बताया गया कि अगर थिकनेस की बात करें तो इस प्रोटीन का थिकनेस होता है 20 एंगस्ट्रम और ये जो बाई लेयर्ड लिपिड है ये 30 एंगस्ट्रम थिक होता है। और फिर यहाँ प्रोटीन का थिकनेस है कितना 20 एंगस्ट्रम, 30 नहीं 35 एंगस्ट्रम, 20 एंगस्ट्रम। तो टोटल क्या हो गया अगर हम अरेंज करते P हो गया ना। तो यहाँ पे हो गया P20, LL कितना है 35 एंड प्लस 20, टोटल थिकनेस है 75 एंगस्ट्रम। मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थिकनेस इनके अकॉर्डिंग कितना बताया गया 75 एंगस्ट्रम। तो इस मॉडल को प्रपोज किया डैनली एंड डैप्सन ने, ठीक है। पर इस मॉडल में इन्होंने जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड्री है, बाउंड्री का क्या काम है कि जब कभी भी कोई कहीं भी अंदर आना चाहता है तो उसे उस बाउंड्री को क्रॉस करना होता है ना। जैसे हम देख लें कि अगर ये एक सेल है और ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को विद इन द सेल जाना है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले उसको साइटोप्लाज्म में पहुंचने के लिए किसको क्रॉस करना होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, ठीक है। तो यहाँ हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं, वन इज वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल एंड अनदर वन इज फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल। ये है हमारा फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। अगर हम फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल को देखते हैं तो दिस फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल इजीली क्रॉस दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि ये जो फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल है ये आराम से प्रोटीन से आगे बढ़ा, तो ये क्या है हेड ऑफ द लिपिड, फिर उससे आगे बढ़ा टेल और आराम से इसे कहीं किसी ने ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया, इसने मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लिया। क्लियर है, क्रॉस करके अंदर आ गया, मीन्स इधर आ गया। लेकिन अगर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वाटर सॉल्युबल जो मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन को क्रॉस कर गया, हेड ऑफ लिपिड को भी क्रॉस करेगा, बिकॉज हेड ऑफ लिपिड इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, मीन्स पोलर इन नेचर, पोलर हेड भी लिखा रहता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग। बट टेल पार्ट ऑफ लिपिड इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, है ना। तो फिर और ये कैसा मॉलिक्यूल है, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, तो फिर ये टेल पार्ट तो इसे रेजिस्ट करेगा ना। तो वो कैसे क्रॉस करेगा, इस बात को यहाँ पे डैनली एंड डैप्सन साहिब ने नहीं बताया, उन्होंने सिंपलेस्ट मॉडल को प्रपोज कर दिया। तो अगर उनके अकॉर्डिंग देखें तो ओनली फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मींस अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर ओनली फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वाटर सॉल्युबल के लिए वाटर सॉल्युबल डायरेक्ट तो क्रॉस कर नहीं सकता है क्योंकि टेल पार्ट जगह जगह रेजिस्ट करेगा, टेल पार्ट से आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो क्रॉस कैसे करेगा। तो उन्होंने यहाँ पे इस डिफरेंस को नहीं बताया कि विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर दूसरा, तो ये इनके मॉडल का ये एक ड्रॉबैक हो गया। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है कि उन्होंने लिपिड और फॉस्फेट कितने रेशियो में प्रेजेंट होते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट को भी, मतलब इनका जो कॉम्पोजिशन है उसे भी नहीं बताया, रेशियो को नहीं बताया। फिर थर्ड इनके मॉडल का ड्रॉबैक क्या है कि इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो डायनेमिक नेचर है, मीन्स इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये भी यहाँ उन्होंने प्रूफ नहीं किया। मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल इन नेचर, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो इस वजह से इन तीन ड्रॉबैक की वजह से इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। कौन सा मॉडल, सैंडविच मॉडल और ट्राइलैमिलर मॉडल, जिसे किसने प्रपोज किया था, डैप्सन एंड डैनली ने, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट मॉडल आएगा रॉबर्टसन मॉडल। या फिर रॉबर्टसन ने इसे प्रपोज किया था, तो इसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी बोलते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रपोज्ड बाय रॉबर्टसन।
रॉबर्टसन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने सेकंड मॉडल प्रपोज किया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, उन्होंने भी जो स्ट्रक्चर बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो सेम वही है जो कि डैनली एंड डैवसन ने बताया। क्लियर है? उन्होंने भी बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, बाइलेयर लिपिड इज एम्बेडेड बिटवीन द प्रोटीन्स। क्लियर है? और ये जो यहाँ पे लिपिड जो होता है उसके पास हाइड्रोफिलिक हेड होता है या पोलर हेड होता है एंड हाइड्रोफोबिक टेल होता है। कहीं कहीं ऐसा बताया जाता है कि यहाँ जो हमने इसके थिकनेस की बात की, ये बात रॉबर्टसन ने बताया था। क्या कि 12 ये प्रोटीन जो है उसका थिकनेस होगा कितना, 20 एंगस्ट्रम का। यहाँ जो प्रोटीन का लेयर बन रहा है उसकी थिकनेस कितनी होगी, 20 एंगस्ट्रम, और बाइलेयर्ड लिपिड जो है वो 35 एंगस्ट्रम का होगा। फिर नीचे भी जो प्रोटीन का लेयर है वो भी कितने एंगस्ट्रम का होगा, 25। फाइनली 75 एंगस्ट्रम टू 100 एंगस्ट्रम का थिकनेस लेता है कौन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बाकी और इन्होंने कोई नई बात नहीं बताई। इनके अनुसार जैसे बताया जाता है कि इन्होंने, हाँ एक बात और इन्होंने कहा कि जो भी मेम्ब्रेन है, मीन्स जैसे कि हम ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल। ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो अ मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल। Another membrane bonded cell organelle is what? तो another membrane bonded cell organelle is lysosome। यहाँ हमने 3 एग्जाम्पल लिया। तो इन्होंने बताया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया को देखोगे, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल, क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल एंड लाइसोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल। मतलब ऑल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल सराउंडेड बाय सेल ये मेम्ब्रेन। तो बोला गया कि ये सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल का जो मेम्ब्रेन है, या फिर अगर ये एक सेल है, सेल का सेल मेम्ब्रेन है, सब दोनों का कॉम्पोजिशन सेम होगा। मीन्स सेल मेम्ब्रेन अगर फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन का बना हुआ है तो ऑल ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ आल्सो फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका। ठीक है, कि इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनेलर मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू, किसके सिमिलर होगा, सेल मेम्ब्रेन के। ये बात किसने बताया, रॉबर्टसन साहब ने। क्या बताया, इन्होंने बताया कि ऑल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू सेल मेम्ब्रेन। Organellar membrane is structurally and functionally similar to cell membrane। ठीक है, बाकी इन्होंने भी ये नहीं बता पाए यहाँ पे ये कि फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल क्रॉस करेगा या वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल क्रॉस करेगा, कोई मॉडिफिकेशन नहीं आया। मिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिंपली बोला जाता है कि डैनली एंड डैप्सन मॉडल को रिजेक्ट इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेलेक्टिव परमेबल नेचर के बारे में नहीं बताया। रॉबर्टसन मॉडल को भी सेम इसी रीजन से रिजेक्ट किया गया क्योंकि इस मॉडल में भी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेलेक्टिवली परमेबल नेचर को नहीं बताया गया। The next type of model is what? The next type of model is fluid mosaic model. Third model is fluid mosaic model. इस मॉडल को बोला जाता है लेटेस्ट एंड वाइडली accepted model. This model is proposed by two scientists, Singer and Nicholson. बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाम इनका, एकदम याद रखिएगा, बार बार नेट में क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल was proposed by which scientist?
सिंगर एंड निकोलसन। फिर ऐसे पूछा जाता है विच इज द लेटेस्ट मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द लेटेस्ट मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब हम यहाँ देखेंगे व्हाई दिस मॉडल इज कॉल्ड लेटेस्ट। तो हमने बताया दिस मॉडल इज लेटेस्ट एंड वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल। व्हाई दिस मॉडल इज कॉल्ड लेटेस्ट एंड वाइडली एक्सेप्टेड, क्योंकि इस मॉडल में सिंगर एंड निकोलसन साहब ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्वासी फ्लूइड नेचर के बारे में बताया। मतलब बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड इन नेचर। मीन्स इनमें फ्लूइडिटी की एबिलिटी होती है। किसकी एबिलिटी होती है? फ्लूइडिटी की। कहने का मतलब है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बना होता है फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन का। ऐसा तो उन्होंने भी बताया, डैनली एंड डेवसन ने भी। लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो है इस स्ट्रक्चर से वैरी करेगा। कैसे? देखिए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बताया गया बाइलेयर्ड लिपिड तो है ना, लेकिन प्रोटीन जो है ये 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट होते हैं। सम प्रोटीन्स आर buried between the phospholipids. Some proteins are buried between the phospholipid, and between this phospholipid cholesterol is also present. Means some proteins are externally present and some are present internally. ऐसा कुछ बताया गया किसमें? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में। क्या बताया गया? ऐसे बोला जाता है कि लिपिड के सी में प्रोटीन जो है वो फ्लोट करता है। पहले ही हमने बताया कि इस मॉडल में बताया गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड इन नेचर। मीन्स इट्स शो फ्लूइडिटी। व्हाई इट्स शो फ्लूइडिटी? तो इसमें बताया गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड फॉस्फोलिपिड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ plasma membrane. Phospholipid is the main component of plasma membrane and phospholipid, जैसे ही हम लिपिड की बात करते हैं तो आप यहाँ देख लो, लिपिड एक बायोमोलिक्यूल है और ये बना होता है किससे? तो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से। Lipid is composed of fatty acid and glycerol, and this fatty acid is composed of unsaturated carbon. तो यहाँ जो फैटी एसिड है सैचुरेटेड से बना होता है, यहाँ जो फैटी एसिड है वो कैसा है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो लिक्विड इन नेचर होते हैं। तो here this phospholipid is the main component of plasma membrane and due to this it provide fluidity to plasma membrane. तो सिंपली याद रखो, यहाँ हमने बनाया था कंटिन्यूअस प्रोटीन का चेन था, है ना? कंटिन्यूअस प्रोटीन का चेन था और बीच में इस तरह से फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड थे। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मैं बोल रही हूँ कि ये जो प्रोटीन है वो फॉस्फोलिपिड के सी में फ्लॉट करते रहते हैं, मीन्स मूवमेंट शो करते हैं ये। ठीक है, तो आप इस तरह से देखोगे कि यहाँ हमने कुछ प्रोटीन्स, ये जो है ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। दिस इज ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो सम प्रोटीन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और सम आर एम्बेडेड इन बिटवीन दिस फॉस्फोलिपिड्स। तो हम यहाँ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये किसका डायग्राम है? ये है प्रोटीन। कैसा प्रोटीन? तो एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एंड दिस इज नोन एज इंटरनल और इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्लियर है? तो यहाँ हमने सीखा कि ये जो प्रोटीन है इस मॉडल में बताया गया
सबसे पहले कि ये जो प्रोटीन है ये 2 टाइप्स ऑफ होंगे, वन इज एक्सट्रिंसिक and another one is intrinsic. Extrinsic protein is known as peripheral protein and intrinsic protein is known as internal protein. क्लियर है? अब बोला जाता है कि ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे अटैच्ड होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ सुपरफिशियली अटैच्ड होता है, मीन्स टाइटली अटैच्ड नहीं होता है। लेकिन ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में टाइटली बाउंडेड होता है। मतलब अगर एज ऑफ एक्सट्रैक्शन की बात की जाए, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से प्रोटीन्स को अगर बाहर निकालने की बात की जाए तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इजीली रिमूव हो जाएगा, किसके कंपेयर में, तो इंट्रिंसिक प्रोटीन के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इज नॉट टाइटली बाउंडेड विद द फॉस्फोलिपिड लेयर, बट दिस इंट्रिंसिक प्रोटीन इज which type of, it is completely embedded inside the phospholipid layer। तो एज ऑफ एक्सट्रैक्शन के थ्रू अगर हम देखें तो ये इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और ये इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब इसके ये जो प्लाज्मा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसकी जो रिस्ट स्टडी है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।